25 जुलाई को गुरु नानक साहब का यौम पैदाइश है। इस मौके पर पाकिस्तान में गुरुद्वारा ननकाना साहिब में मुनक्किदा होने वाले प्रोग्राम में शिरकत की दावत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को दी है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के गवर्नर और वजीर आला को भी नगर कीर्तन प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी गई है। SGPC के सदर ने ये जानकारी मीडिया को दी। इस वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। आपको बता दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला लिया गया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत कानून और इंसाफ को खत लिखा है। जज अरशद मलिक से पूछताछ की गई है। जराये के हवाले से यह खबर है। आपको बता दें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला लिया गया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत कानून और इंसाफ को खत लिखा है। जज अरशद मलिक से पूछताछ की गई है। हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे साथ सीनियर सहाफी कामरान साकी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कामरान, आपसे जानना चाहूंगी, जो वीडियो वायरल हुआ था जिसको लेकर के अरशद मलिक पर काफी इल्जामात लगे हैं कि उन्होंने प्रेशराइज होकर जो है नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसले लिए थे, उसको लेकर जो वीडियो रिलीज हुआ था, अब उस पर कोर्ट का फैसला आया है। किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, बड़ा अच्छा काम है और अच्छा है कि पाकिस्तान जुडिशरी जो है उसके अंदर कुछ सार उन्होंने सबसे नोटिस किया और जो इल्जाम थे उनकी उसे सफाई का मौका दिया और जब उनका बयान हर्जी और जो उनके बयान थे वो निजात पाए गए, उन्हें वो मुस्लिम नहीं कर सके अपने सीनियर्स को कमेटी बनाई गई थी हाई कोर्ट में, तो उन्होंने फिर जो है वो भारत का देना जो है वो बेहतर था और ये बड़ा एक अच्छा कदम है। अब देखना ये होगा कि वक्त तीन दफा मुस्लिम होने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा के हवाले से जो है वो क्या बनता है, क्योंकि अगर जज के ऊपर बाइज होने से या उसके ऊपर प्रेशर होने के इल्जाम हैं और वो अगर साबित हो जाते हैं तो फिर यकीनन जिस शख्स को आपने उस जज ने जो है उसके खिलाफ फैसला दिया था, चाहे लेफ्ट साइड के दबाव की वजह से या राइट साइड के दबाव की वजह से, और वो जो शरीफ आदमी जो है वो अगर बिला वजह अगर उसके ऊपर कोई इल्जाम वाकई झूठ थे और जज ने जो है वो कुछ प्रेशर में फैसला दिया तो यकीनन उन्हें जो है वो कोई ना कोई मौका मिलना चाहिए और आजाद करना चाहिए और यकीन जज के खिलाफ की कार्रवाई में जो है वो करना चाहिए। जी कामरान, जिस तरह से अरशद मलिक का ये भी कहना है कि मरियम नवाज ने जो वीडियो क्लिप्स वायरल की थी वो फेक है, वो सही नहीं है, हालांकि उनके साथ जो उस वीडियो में नजर आ रहे हैं वो उनके एक्वेंटेंस जरूर है। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है हमेशा कहीं जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है वो कहता है कि ये चीजें दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रांजिट रिपोर्ट आती है और जो बच्चे अपने बयान हैं उससे लग रहा है कि जो फर्ज किया आप मास्टर बनने के लिए मान लीजिए तो ठीक नहीं भी है, तो जो जज की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई उसके अंदर एतराफ उन्होंने किया है कि पाकिस्तान मरियम नवाज की पार्टी मुस्लिम लीग ने जो है उन्होंने कई दफा उनके तक दबाव और पैसे देने की कोशिश की। तो ये जैसे क्रिकेट के लिए जरूरी होता है कि वो ICC और अपनी हायर अथॉरिटीज को बताएं कि उन्हें किसी बुके में खरीदने की कोशिश की। इस तरह जज के ऊपर भी फर्ज है कि जब उनके ऊपर कोई प्रेशर आए, जब उन्हें को खरीदने की कोशिश करे तो अपने हायर अथॉरिटीज को जो है वो आगाह करें, क्योंकि उन्होंने आगाह नहीं किया तो ये भी उनके हटाए जाने की एक बड़ी वजह है। जहाँ तक शिकायत होगी, ये मामला खुलेगा और उसके केस रिलीजन होगा तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। मरियम नवाज का भी में पहले तो भी आया है, उन्होंने कहा है कि जज को खारिज करने से वाजिया मजबूरी है कि नजर ने हकलात को तस्लीम कर लिया है और ऐसा करना जो है वो अब चाहिए कि उनके जो फैसले किए हुए हैं मुझे नवाज को सजा उन्होंने दी है उससे जो है वो किया गया, यानी उन्हें जो है वो निकाला गया और एजाम किया गया। जी बिल्कुल कामरान, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर मगरबी बंगाल से आ रही है। आपको बता दें, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर को CBI ने नोटिस भेजा है। रियासी वजीर फराबाद हकीम को CBI ने नोटिस भेजा है। नारदा मामले में CBI ने ये नोटिस भेजा है।
इस वक्त की एक और अहम खबर मगरबी बंगाल से है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर को सीबीआई ने नोटिस भेजा है। रियासती वजीर फरहाद हकीम को सीबीआई ने ये नोटिस भेजा है। ये नोटिस नारदा मामले में भेजा गया है। रियासती वजीर फरहाद हकीम को सीबीआई ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस सीबीआई ने नारदा मामले को लेकर के रियासती वजीर को भेजा है। हमारे साथ नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुके हैं। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे, फरहाद हकीम को सीबीआई ने नोटिस भेजा है, क्या कुछ तफसीलात मिल रहे हैं? फरहाद हकीम को हाजिर होने के लिए सीबीआई दफ्तर में हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है जी। और नारदा मामला भी बंगाल का एक बड़ा मामला है जिसमें पैसे की लेन देन हुई थी। इस मामले पे जो है वो पूछताछ के लिए सीबीआई ने नोटिस भेजा है और फरहाद हकीम को वो नोटिस मिला है, लेकिन वो कब तक जाएंगे सीबीआई दफ्तर में, जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस ताल्लुक से उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से आप देखें कि लोकसभा इलेक्शन के बाद बंगाल में जिस तरह से बीजेपी को कामयाबी मिली है और जिस तरह से इलेक्शन के दौरान चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे वो अमित शाह हो, जितने भी बड़े लीडरान थे बीजेपी के, उन्होंने बार बार कहा था कि शारदा और नारदा मामले में बंगाल में लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो ऐसे में अगर इस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है, इस तरह से सीबीआई की तरफ से नोटिस भेजा गया। आपको याद होगा मुनव्वर कि वो जब कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि जो रियासती वजीर मरकजी वजीर भी रहे थे, साबिक मरकजी वजीर भी रहे थे और एमपी थे सुल्तान अहमद, उन्हें भी इसी तरह से सीबीआई का नोटिस भेजा गया था और जिसके बाद जो है वो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। इसके बाद अगर इस तरह से फिर फरहाद हकीम जो कटहरे में है और उन्हें सीबीआई ने नोटिस भेजा है, तो ये बंगाल हुकूमत के लिए, खुद ममता बनर्जी के लिए कह सकते हैं कि ये प्रेशर वाली बात होगी, क्योंकि ममता बनर्जी भी बार बार जितनी भी मीटिंगें हैं उन्होंने कहा है कि वो उन पर जो है वो दबाव बनाया जा रहा है शारदा और नारदा के मामले पर। तो दूसरी तरफ अवामी मीटिंग में बीजेपी लीडरान का ये कहना है कि वो शारदा और नारदा मामले में जो है वो इंसाफ बरतेंगे और यहाँ जो भी इसमें मुलविस है उन्हें जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उनको सजा मिलेगी। तो ऐसे में जिस तरह से अगर शारदा की बात करें और फिर अब नारदा का मामला देखें, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों ही मामले में बंगाल हुकूमत जो है वो या तृणमूल पार्टी जो है वो पूरी तरह से जो है वो फंसी हुई है। अब देखना ये होगा कि फरहाद हकीम इस नोटिस का जवाब देते हैं या वो खुद जाते हैं सीबीआई दफ्तर में, हाजिर होते हैं और आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं। ये देखना होगा कि इस सीबीआई का जो नोटिस है उस पर रद्द अमल क्या होता है। और आज जब ममता बनर्जी सेफ वाटर को लेकर एक तरह से बंगाल में जो है कोलकाता में एक बड़ी मीटिंग कर रही हैं, उनकी यात्रा है, रैली निकाल रही हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि इस मामले पर जो है वो तृणमूल पार्टी की तरफ से अगर ममता बनर्जी कुछ कहती हैं तो वो एक रद्द अमल के तौर पर जो है वो देखा जाएगा। जी बिल्कुल शबाना, बेहद शुक्रिया आपका। दफ्तर की अहम जानकारी लीक न हो, इसके लिए वजारत दाखिला ने हुकाम के लिए नई सोशल मीडिया पॉलिसी मुरतब की है। 24 सफ़ात पर मुश्तमिल नई गाइडलाइन के मुताबिक दफ्तर के कंप्यूटर और मोबाइल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से हुकाम को परहेज करने को कहा गया है। हताकि खुफिया जानकारियों पर इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर पर काम न करने की हिदायत भी दी गई है। गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स में खुफिया जानकारी महफूज न करने की हिदायत भी दी गई है। खुफिया जानकारी को ईमेल से न भेजने को भी कहा गया है। ये तमाम महकमों और वजारतों के कारकुनों और अफसरों के लिए है। कर्नाटक के सियासी नाटक में नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान असेंबली के इस्तीफे पर फैसला स्पीकर से मंगल तक फैसला न लेने को कहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पीकर और कर्नाटक हुकूमत को राहत मिली है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने फरीकीन के मौक़िफ़ पर सुने और स्पीकर के हलफनामे की कॉपी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 अमरनाथ यात्रियों की मौत। पवित्र गुफा की तरफ जा रहे जत्थे में शामिल थे दोनों यात्री। श्रीकांत दोषी और शशि भूषण कुमार की हैसियत से शिनाख्त हुई है। श्रीकांत दोषी का ताल्लुक गुजरात से तो भूषण कुमार का ताल्लुक झारखंड से बताया गया है।
इस वक्त एक और अहम खबर, 2 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई है। पवित्र गुफा की तरफ जा रहे जत्थे में शामिल थे दोनों यात्री। श्रीकांत दोषी और शशि भूषण कुमार की हैसियत से दोनों यात्रियों की शिनाख्त हुई है। श्रीकांत दोषी का ताल्लुक गुजरात से बताया जा रहा है, भूषण कुमार का ताल्लुक झारखंड से बताया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा से इस वक्त की अहम खबर, 2 अमरनाथ यात्रियों की मौत की इत्तला मिल रही है। पवित्र गुफा की तरफ दोनों यात्री जा रहे थे। श्रीकांत दोषी जो कि गुजरात से है और शशि भूषण कुमार जो कि झारखंड से है, उनकी मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं। 2010 की बाज़ाबादकारी पॉलिसी के तहत वादी कश्मीर में आने वाले मिलिटेंटों की बीवियों ने दस्तावेजात न मिलने की सूरत में LOC क्रॉस करने की धमकी दी है। वाज़ेह है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान, मक़बूजा कश्मीर और पाकिस्तान से है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो काफ़ी अरसे से परेशान हैं। इन ख़वातीन ने कहा कि उन्हें उनके वालिदैन से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इन ख़वातीन में कई का तलाक हो चुका है और कई बेवा हैं। उन्होंने कहा कि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उन ख़वातीन ने मरकज़ी हुकूमत पाकिस्तान और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मदद की अपील की है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ बच्चे, फिर हम यही करेंगे, हम अपने बच्चे उठाएंगे, मासूम बच्चे उठाएंगे, हम LOC क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हम इस तरह तो मर रहे हैं, आप सीधा हमें गोलियां मार दीजिए, हमें खत्म कर दीजिए, क्योंकि हम मुजरिम हैं। अगर आपकी निगाह में हमने तो कोई जुर्म नहीं किया है, हमने लड़कों के साथ शादियां की हैं, हम यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, हम आबाद हैं, हमें आप क्यों सता रहे हो कि हम कानून अपने हाथ में लें? हम इंडिया के वजीर खारजा से, वजीर दाखिला से और पाकिस्तान की हुकूमत से स्पेशली हम कहेंगे पाकिस्तान की हुकूमत से कि हम आपकी बेटियां हैं, आपने हमें यतीमों की तरह क्यों छोड़ दिया? हम इमरान खान साहब से ये सवाल करते हैं, आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, सर आप काइंडली, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात कीजिए, दोनों हुकूमतें आपस में बात करें। एनफ इज एनफ, कितना टाइम हो गया है, आप हमें सजा दोगे? बच्चे साइकी हो गए हैं, खवातीन साइकी हो गई। अभी 2-4 दिन पहले एक औरत की मेरे साथ बात हुई है, वो कहती है मुझे इतना डिप्रेशन है, मैं कहती हूँ मैं अपने बच्चों को कत्ल कर दूं, लेकिन फिर मैं कंट्रोल कर रही हूँ। लेकिन कब तक वो कंट्रोल करेगी? और 8-10 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर हमारे बच्चे बॉर्डर क्रॉस करके नाना नानी से मिलने की ख्वाहिश में पार जाते हैं, तो आप ये सोचें कि उनकी जिंदगी तो स्पॉइल हो गई ना। उन्होंने कानून अगर हाथ में लिया, हमारे पास क्या बचेगा? तो हम इंडिया की हुकूमत से, पाकिस्तान की हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप हमारे इशू पे काम कीजिए, आप आर पार दोनों हुकूमतें बैठिए, बैठ के आप बात करें और हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालें। PSC रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रमेश चंद्र ने कहा है कि श्रीनगर जम्मू रेलवे ट्रैक पर काम शद्दोमद से जारी है। उम्मीद की जा रही है कि ये ट्रैक 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। बड़गाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सर्विस के लिए मुस्तकबिल में रेलवे ट्रैक के बराबर एक रोड तामीर किया जाएगा। रमेश चंद्र ने कहा कि बैतुल खुला, पीने के पानी, डस्टबिन, व्हील चेयर और CCTV जैसी सहूलियात तमाम स्टेशनों पर दस्तयाब होंगी। उन्होंने बड़गाम रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया। एक तो ये बता दूं कि ये 2019 और 24 का जो पीरियड है, जितना टाइम हमारा रह गया है उसकी कनेक्टिविटी पर टॉप प्रायोरिटी पर सारी चीज़ें सोची जा रही हैं। और एक और बात बता दें, एग्जीक्यूशन होगा, सोचने का काम नहीं है, करने वाली सरकार है ये। निश्चित होगा कोई भी देश का कोना सड़क से लेकर के, पटरी से लेकर के वंचित नहीं रहेगा। मैं अपने ट्रैक इस मामले को नोट कराता हूँ और नोट करा करके, चूँकि एक और भी चीज़ पहले मैं चाह रहा था कि पेपर वाली कमेटी नहीं है, पेपर पर अपना चल दी और लिख लिए, हम एग्जीक्यूट करने का काम ज़मीन पर किए। तो इसलिए मैंने कहा था कि पहले हम स्टेशन पर चलें और देख लें, और वहाँ भी सीधा संवाद जनता से भी करते हैं, पत्रकारों से भी करते हैं कि क्या चीज़ और आवश्यकता है, क्या सजेशन है, क्या सॉल्यूशन है। आपको ये पता होना चाहिए, एस्केलेटर, व्हील चेयर और रेलवे कैंपस के दायरे में जो कुछ भी होना चाहिए वो यात्रियों को, चाहे विकलांग हो चाहे पीड़ित हों, जिस तरीके से एयरपोर्ट पर संसाधन होते हैं
ये उसी दिशा में रेलवे भी काम कर रही है। नए कोच, नई पटरी, नया सोच, नई शक्ति, नई दृष्टि, ये पहला सरकार का सोच है। नाज़रीन, कर्नाटक असेंबली का सेशन जारी है और वहां सियासी हलचल भी मची हुई है जो कई दिनों से सुर्खियों में है। कर्नाटक की सियासत पर आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर से। रऊफ, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर जो है मंगल तक इस पूरे मामले को लेकर फैसला न सुनाए, क्या वजूहत है इसकी और किन बिना पर यह फैसला है? हालांकि राहत की बात है कर्नाटक हुकूमत और स्पीकर के लिए। जी बिल्कुल भी राहत की बात है। यहाँ पर अदालत ने जो है इस पूरे मामले को एक तरह से स्टे दिया है और यहाँ पर अदालत ने कहा है कि नहीं स्पीकर जो है इस्तीफा कबूल करें और नहीं जो बागी अरकान असेंबली हैं उन्हें नाअहल करार दें। तो इस तरह स्पीकर ने मंगल तक ये दोबारा माफ कीजिए, इस तरह अदालत ने जो है मंगल के दिन दोबारा इस मामले पर समाअत करने का अपना फैसला दिया है। तो इस हिसाब से जो है ये पूरा जो मामला है मंगल तक टला है। अब दूसरी जानिब ये है कि आज जब असेंबली इजलास शुरू हुआ तो इजलास के पहले दिन जो मरहूमीन हैं, जो साबिक वज़रा रहे हैं और चंद रियासत के अदीब रहे हैं, उन्हें जो है ताज़ियत पेश की गई। ताज़ियत पेश करने का सिलसिला जारी है। तो लिहाजा आज कोई हंगामा यहाँ पर नजर नहीं आया और अब देखना ही होगा कि आज की जो कार्रवाई खत्म होने के बाद स्पीकर जो है इस सेशन को पीर तक के लिए मुलतवी कर देंगे। जी रऊफ, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो बागी अरकान का कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? जी देखिए, बागी अरकान का जो फ्यूचर है, एक मुस्तकबिल है, वो ये अब लटका हुआ है कि क्या होगा फैसला, क्या उनके हक में फैसला आएगा या फिर जो स्पीकर ने जो तय किया है कि वो एक के बाद एक आपको वक्त देंगे और वो अपने हाजिरी देने के बाद पूरा इत्मीनान होने के बाद ही वो जो है उनका इस्तीफा कबूल करेंगे। तो ये जो स्पीकर का जो मौकूफ है, क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के मौकूफ की तायद करेगी या फिर बागी अरकान के हक में फैसला सुनाएगी जो चाह रहे हैं कि फौरन जो है उनका इस्तीफा कबूल किया जाए। और इस लिहाज से जो है यहाँ पर तात्तुल बरकरार है। अब देखना ही होगा कि पीर के दिन से जो इजलास की जो कार्रवाई होगी वो काफी हंगामा खेज हो सकती है, क्योंकि पीर के दिन काफी जो अहम मुद्दों पर जो है बहस होगी और उस दौरान जो है वजीर आला और फिर अपोजिशन लीडर BS येडियुरप्पा क्या अपना मौकूफ लेकर इजलास में जो है अपने बात रखेंगे, ये तमाम बातें देखने की होगी। लेकिन मंगल तक जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही जो है इस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है। जी रऊफ, और बीजेपी की जानिब से कोई बयान, क्योंकि जिस तरह से येडियुरप्पा जो है लगातार कह रहे थे कि बागी अरकान का इस्तीफा कबूल होना चाहिए था और साथ ही जो स्पीकर पे भी कई सारे इल्जामात लगाए गए थे, तो उनकी जानिब से अभी कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? जी देखिए, एक तरह से यहाँ पर स्पीकर के रवैये से बीजेपी पहले से ही नाराज है और उनका बार बार कहना है कि हुकूमत जो है स्पीकर के जरिए खेल खेल रही है। और यहाँ पर ये भी मैं बताता चलूं कि स्पीकर रमेश कुमार एक काफी पुराने सियासतदान रहे हैं, काफी तजुर्बेकार सियासतदान रहे हैं और कानून की पेचीदगियों को, कानूनी पहलुओं को बखूबी तौर पर जानते हैं। एक जिस अंदाज में उनका रिकॉर्ड रहा है, सभी पार्टियां ये एतराफ करते हैं कि स्पीकर रमेश कुमार के सामने कोई बात मनवाना या कोई बात जो है सही तरीके से, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो कांग्रेस हो या जेडीएस हो, सभी पार्टियां इस बात का एतराफ करते हैं कि स्पीकर रमेश कुमार जो है अपने आप में एक बड़े सियासी लीडर हैं और अपने आप में एक बड़े कानूनदान भी हैं। तो इस अंदाज में जो है स्पीकर के सामने जो है रास्त इल्जामात के बजाय बीजेपी जो है कांग्रेस को निशाना बना रही है, जेडीएस को निशाना बना रही है और ये कह रही है कि स्पीकर के जरिए जो है बीजेपी जमहूरियत को या फिर हुकूमत को बचाने की कोशिशें हो रही हैं और इन कोशिशों को नाकाम होने नहीं दिया जाएगा, ये बीजेपी का मौकूफ है। रऊफ, अगरचे स्पीकर जो है वो बागी अरकान का इस्तीफा कबूल नहीं करते, ऐसे में फिर बागी अरकान के पास क्या कुछ रास्ता रह जाता है? जी देखिए, ये एक अहम सवाल ये है कि
स्पीकर ने जो सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के बाद स्पीकर अपना अगला कदम उठाने वाले हैं जी। तो स्पीकर ने तो अपना फैसला कल रात जो है सुना दिया है कि वो जो है इन तमाम जो 16 एमएलए का जो इस्तीफा है उसे जो है हर एक एमएलए के इस्तीफे को बनस्ता नफीस जायजा लेंगे और पूरा इत्मीनान होने के बाद ही उनका इस्तीफा कबूल कर लेंगे। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को अपनी हिदायत देना है और जो तवक्को की जा रही कि मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत आएगी, इसके बाद यहाँ की सियासत क्या रुख लेती है, किस तरह यहाँ मजीद सियासी हलचल देखने को मिलती है, वो एक देखने की बात होगी। इस दौरान हम देखते हैं कि पिछले कई दिनों से यह सियासी हंगामा ड्रामा चल रहा है। अभी भी जो है यहाँ पर गैर मुस्तहकम हालात हैं, बिल्कुल इंस्टेबिलिटी है और रियासत के अवाम इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल रौब, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। यूपी में हुजूमी तशद्दुद नकील कसने की तैयारी हो रही है। यूपी के लॉ कमीशन ने योगी हुकूमत को कानून का मुसवदा पेश किया है जिसमें सख्त से सख्त कानून बनाने की तजवीज है। यूपी लॉ कमीशन ने सीएम योगी को अपना ड्राफ्ट सौंप दिया है। पेश है खास रिपोर्ट। योगी हुकूमत को हुजूमी तशद्दुद पर नकेल कसने की दी गई सलाह, सीएम योगी को सौंपी गई रिपोर्ट। हुजूमी तशद्दुद पर कानून बनाने का दिया गया मशवरा, उम्र कैद तक की सजा देने की तजवीज दी गई। 128 सफहात की रिपोर्ट में योगी हुकूमत को मशवरा। लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस A.N. मित्तल ने पेश की रिपोर्ट। यूपी में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद पर अब नकेल कसने की बारी आ गई है। योगी हुकूमत को 128 सफहात पर मबनी रोड मैप सौंपा गया है जिसमें हुजूमी तशद्दुद पर सख्त से सख्त कानून बनाने का मशवरा दिया गया है। यहाँ तक कि मुजरिम को उम्र कैद तक की सजा देने की तजवीज दी गई है। लॉ कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस A.N. मित्तल ने योगी हुकूमत को ड्राफ्ट पेश किया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने विदेशों में जो कानून लागू हैं मॉब लिंचिंग के संबंध में, वहाँ उसको हेट स्पीच भी इसमें शामिल किया गया है, उनका भी अध्ययन किया है। और अभी तक प्रदेश में केवल मणिपुर राज्य ने अध्यादेश लागू किया था और किसी राज्य में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। तो इस रिपोर्ट को अध्ययन करने में और इसका जो ड्राफ्ट बिल तैयार किया है, मुख्य रूप से समय उसी में लगता है कि हमें किस किस प्रकार के कानूनी प्रावधान रखने हैं। तो लगभग 3 महीने का समय इसमें लगा हमें। अगर हत्या हो जाती है किसी पीड़ित की तो उसमें उम्र कैद की सजा दी जाए और भारी जुर्माने की संस्तुति की गई है कि इसमें जुर्माना भी दिया जाए। चेयरमैन ने इस ड्राफ्ट का नाम उत्तर प्रदेश कॉम्बैटिंग मॉब लिंचिंग एक्ट 2019 रखा है, जिसकी सुर्खियां कुछ यूं हैं। हुजूमी तशद्दुद का शिकार जख्मी है तो मुजरिम को 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। हुजूमी तशद्दुद का शिकार शदीद तौर पर जख्मी हुआ है तो 10 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना। हुजूमी तशद्दुद का शिकार हलाक हो गया है तो मुजरिम को उम्र कैद की सजा और 5 लाख का जुर्माना। हुजूमी तशद्दुद के लिए साजिश रचने वालों के लिए भी उम्र कैद की तजवीज। फराइज में कोताही की बुनियाद पर पुलिस अफसर या डीएम पर 1 साल की सजा जो कि 3 साल तक भी बढ़ सकती है और 50,000 का जुर्माना भी लगेगा। रिपोर्ट में यूपी में हुजूमी तशद्दुद के कई वाकयात का हवाला दिया गया है, जिसमें 2015 में दादरी में अखलाक के कत्ल और बुलंदशहर में 3 दिसंबर 2018 को खेत में जानवरों की लाश पाए जाने के बाद पुलिस और हिंदू तंजीमों के बीच हुई झड़प के बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के कत्ल जैसे मामले शामिल हैं। फिलहाल मणिपुर में हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून है। अगर योगी हुकूमत इस ड्राफ्ट को नोटिस में लाती है तो यूपी हुकूमत मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाली दूसरी रियासत हो जाएगी। सख्त से सख्त कानून बन जाने के बाद हुजूमी तशद्दुद पर नकेल कसना भी आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।